नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से यानी रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपका बिहार एसआई का होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है। और इसमें देखेंगे तो जो आज का हमारा टॉपिक मिला है, जो आपका हमारा होमवर्क मिला है पढ़ने के लिए, क्वेश्चन यानी करंट अफेयर पढ़ना है। पेज नंबर 101 से लेकर के 105 तक पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं तो पेज नंबर 281 से लेकर के 290 तक पढ़ना है। और इसका वीडियो देखेंगे तो मैंने बिहार दारोगा क्वेश्चन बैंक का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। अब हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्ट्री में आपको मिला है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ना है, पूरा देखेंगे। पॉलिटी में देखेंगे तो भाग 4 का क यानी मूल कर्तव्य पढ़ना है। और जियोग्राफी में देखेंगे तो आपका भारत का खनिज देखना है। और स्टैटिक में देखेंगे तो भारत के लोक नृत्य देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा, देखिए पूरा देखेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और थोड़ा बहुत देखेंगे तो आपको 1% फ़ायदा नहीं मिलने वाला। पूरा देखिए और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से अपना होमवर्क जो है पूरा कर पाए, क्योंकि देखिए बहुत अधिक मेहनत लगता है ये सब वीडियो बनाने में। तो चलिए तो अगला हमारा जो है देखने वाले हैं आपका पेज नंबर 101 से लेकर के 105 तक जो है पेज नंबर देखेंगे। आपका परीक्षा मंथन का करंट अफेयर है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हिमालय में पहला जलस्तर रिकॉर्ड स्थापित। देखिए, जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय के ग्लेशियर को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने नया प्रयोग किया है। भारत ने पहली बार हिमालय में स्वचालित जलस्तर रिकॉर्ड तकनीक स्थापित किया है, जो ग्लेशियर से पिघलने वाले पानी का सही आकलन कर सकेगा। इसके लिए जो है वैज्ञानिकों ने पश्चिमी हिमालय के चंद्रा वैसिन क्षेत्र को जो है बिंदु बनाया है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र ने हिमालय अभियान के तहत हजारों फुट की ऊंचाई पर इस तकनीक का जो है इस्तेमाल किया है। साथ ही ग्लेशियर सेहत की जांच के लिए पहला भाप चालित ड्रिल तकनीक का भी प्रयोग किया है। इससे यह जो है ग्लेशियर द्रव्यमान संतुलन को बेहतर ढंग से मापने में जो है मदद करेगी। दुनिया के 50% से अधिक मैंग्रोव को खतरा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम के अनुसार दुनिया के 50% से अधिक मैंग्रोव इकोसिस्टम के ढहने का खतरा है, जिससे लगभग 5 में से 1 की गंभीर जोखिम का जो है सामना करना पड़ता है। अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में 33% 1/3 मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए जो है गंभीर खतरा पैदा करता है। विदित हो कि IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम के लिए यह पहला वैश्विक मैंग्रोव मूल्यांकन है, जो इकोसिस्टम के स्वास्थ्य को मापने के लिए एक वैश्विक मानक है। यह पहली बार जब इकोसिस्टम समूह का IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम का उपयोग करके पूरी पृथ्वी पर मूल्यांकन किया गया है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष। देखिए, वर्ष 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत किया है। 17 जून 2024 को विश्व मगरमच्छ दिवस 2024 के अवसर पर इस परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। मगरमच्छ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निवास करते हैं। यह मुख्यतः मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के गर्म क्षेत्रों में रहते हैं। विदित हो कि विश्व मगरमच्छ दिवस जो है 17 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बेलीज है ना, बेलीज में स्थित मगरमच्छ अनुसंधान का गठबंधन किया गया था। इस दिन यानी यह दिन जो है दुनिया भर में लुप्तप्राय, देखिए लुप्तप्राय मगरमच्छों और मगरमच्छों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ई फ्लो पारिस्थितिकीय निगरानी प्रणाली 13 जून 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय प्रवाह यानी ई प्रवाह निगरानी प्रणाली का जो है शुभारंभ किया गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विकसित यह प्रणाली प्रयाग पोर्टल का एक अभिन्न अंग है, जो परियोजनाओं की योजना और निगरानी, नदी जल की गुणवत्ता और अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों के लिए एक वास्तविक समय निगरानी केंद्र है। इस पोर्टल में गंगा तरंग पोर्टल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, डैशबोर्ड और गंगा जिला प्रदर्शन निगरानी प्रणाली जैसे जो है ऑनलाइन डैशबोर्ड शामिल हैं। यह प्रणाली गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों में जल गुणवत्ता का वास्तविक समय विश्लेषण करने की सुविधा जो है प्रदान करती है। भारत N2O है ना, N2O उत्सर्जन का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत। 12 जून 2024 को अर्थ सिस्टम साइंस
डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन, है ना, आकलन रिपोर्ट के अनुसार भारत नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का विश्व का दूसरा जो है सबसे बड़ा स्रोत है। विदित हो कि वर्ष 2020 में मानव जनित N2O उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जक देश चीन यानी 16.7%, भारत आपका 10.9%, अमेरिका की बात करते हैं 5.7%, जो आपका ब्राज़ील है 5.3%, और रूस की बात करते हैं 4.6% थे। पिछले 4 दशकों में मानवीय गतिविधियों से N2O उत्सर्जन में 40% की वृद्धि हुई है। 2020 और 22 के बीच वृद्धि दर जो है 1980 के बाद से किसी भी पिछली अवधि की तुलना में अधिक है। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां, पैराग्वे गणराज्य 100वां एवं नेपाल जो है 101वां सदस्य बना है। स्पेन आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है, जो ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जबकि हाल ही में पैराग्वे गणराज्य आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है 100वां सदस्य यानी 100वां पूर्ण सदस्य जो है बन गया है। जबकि 12 सितंबर 2024 को नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है 101वां जो है सदस्य बना है। वर्तमान में 119 देशों ने ISA ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं और 99 देशों ने ISA ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं और साथ ही इसकी पुष्टि भी की गई है। विदित हो कि मार्च 2024 में पनामा ISA ढांचे को अनुमोदित करने वाला जो है 98वां देश था। यह 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से गठित अंतर सरकारी गठबंधन है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को जुटाना है। यह सौर संसाधन से समृद्ध देशों का एक गठबंधन है जो पूरी तरह या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। देखिए, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 मई 2024 में नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का भारतीय पवेलियन विश्व के सबसे बड़े पवेलियनों में से एक है। यह हरित हाइड्रोजन में देश की उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच के रूप में जो है कार्य करता है। भारत की हरित हाइड्रोजन पहल भारत ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ किया है और इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। अभी तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 4,12,000 टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता तथा 15,000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता की स्थापना हेतु निविदाएं प्रदान किया है। 19वें यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट 19वां यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट सत्र 6 मई से 10 मई 2024 तक न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य यानी US में यूनाइटेड नेशन मुख्यालय में आयोजित किया गया था। फोरम का आयोजन जो है UNFF सचिवालय द्वारा किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता है बुरुंडी के जेफिरीन मनीर तांगा ने किया है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जितेंद्र कुमार ने किया है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के नीचे नए सबडक्शन जोन की खोज हाल ही दिनों में जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के नीचे एक सबडक्शन खोज हुई है यानी जोन की खोज हुआ है, जिसमें वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के नीचे रिंग ऑफ फायर यानी सबडक्शन जोन 20 मिलियन वर्षों में अटलांटिक महासागर के बंद होने के कारण जो है बन सकता है। विदित हो कि पृथ्वी के वे क्षेत्र जहां दो टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं, इनमें से एक प्लेट जो है अभिसरण प्लेट सीमा पर दूसरे के नीचे खिसकती हैं। इस प्रक्रिया में प्रायः भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं जो है देखने को मिलती हैं। सबडक्शन की यह प्रक्रिया दो अलग अलग प्रकार के थियोस्फीयर के कारण जो है होती है, महाद्वीपीय और महासागरीय। तमिलनाडु में कछुओं के लिए हैचरी स्थापित किया गया है।
हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कछुओं को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए जलवायु लचीली हैचरी का निर्माण किया है। तमिलनाडु में इस हैचरी का निर्माण तटीय बहाली मिशन के तहत किया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य समुद्री जीवन विशेषकर ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के महत्व के बारे में मछुआरों और स्थानीय समुदायों में जागरूकता फैलाना और उन्हें सशक्त बनाना है। हिंद महासागर में कोरल सुपर हाईवे की खोज। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर में कोरल सुपर हाईवे की खोज किया है। इस शोध को नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है। इसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा आनुवंशिक विश्लेषण और समुद्र विज्ञान मॉडलिंग का उपयोग करके पहली बार समुद्री धाराओं का एक नेटवर्क प्रदर्शित किया गया है, जिसे कोरल सुपर हाईवे का नाम दिया गया है। यह कोरल सुपर हाईवे हिंद महासागर में 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें पाया गया कि मूंगा लार्वा एक चट्टान से दूसरे चट्टानों के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए समुद्री धाराओं के मध्य से प्रवाह करते हैं। मूंगा चट्टान के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर ढंग से समझते हैं। अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने से पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी। वैश्विक ताप वृद्धि के कारण ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने से पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी आ रही है। इससे दुनिया भर के समय पर असर पड़ रहा है। एक नए अध्ययन में यह पाया गया है कि इसके कारण निर्देशांकित काल में से 1 सेकेंड कम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अध्ययन के लेखक डंकन एग्न्यू ने कहा है कि क्योंकि पृथ्वी हमेशा एक ही गति से नहीं घूमती है, इसलिए यूटीसी में भिन्नता पाई जाती है। उनके अनुसार 1972 के बाद से ही सभी भिन्नताओं में 1 लीप सेकेंड जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि कंप्यूटिंग और वित्तीय बाजार जैसी कई नेटवर्क संबंधित गतिविधियों में यूटीसी द्वारा उपलब्ध संगत मानकीकृत और सटीक समय की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के घूर्णन की धीमी गति की भरपाई करने और यूटीसी के सौर समय के साथ समकालीन बनाए रखने के लिए समन्वयी सार्वभौमिक समय में एक अंतराल सेकेंड जोड़ा जाता है, जिसे लीप सेकेंड भी कहते हैं। ओडिशा में मैनेलिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना। 24 जनवरी 2024 को उड़ीसा सरकार ने दुनिया की पहली मैलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा किया है। इस टाइगर सफारी की स्थापना उड़ीसा के मयूरभंज जिला के मुख्यालय शहर बारीपदा के पास किया जा रहा है। उड़ीसा में टाइगर सफारी स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति का संवैधानिक मंजूरी दे दिया गया है। यह टाइगर सफारी राष्ट्रीय राजमार्ग 18 से सटे 200 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत होगा। जलवायु सम्मेलन 2024। 12 जनवरी 2024 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मुंबई, महाराष्ट्र में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। मुख्य बिंदु की बात करते हैं। जलवायु सम्मेलन 2024 की थीम भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम वित्तीय संसाधनों और तकनीक क्षमताओं को जुटाने में निजी क्षेत्र, जलवायु तकनीकी स्टार्टअप और संस्थागत निवेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है। इस सम्मेलन का लक्ष्य सरकारी प्रयासों का लाभ उठाना, नागरिक समाज और समुदायों को शामिल करना और नवीन जलवायु सेवाओं और अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित करना था। इस सम्मेलन का आयोजन ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडीनेस प्रोग्राम के तहत डिलीवरी पार्टनर यूएनडीपी इंडिया के साथ और नॉलेज पार्टनर अवाना कैपिटल द्वारा समर्थित है। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य हासिल करने के लिए भारत के रोडमैप को रेखांकित किया गया है। इसमें ऊर्जा प्रणालियों को बदलने, CO2 उत्सर्जन को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जैव विविधता को बढ़ाने और सामाजिक रूप से न्यायसंगत और समावेशी तरीकों से जलवायु लचीलेपन को बढ़ाने के लिए हरित संक्रमण निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने, टिकाऊ जलवायु लचीली प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं के विकास और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को एक साथ लाया गया है। अगला हमारा टिप्पणियाँ दिया गया है, टिप्पणी भी देख लेते हैं।
देखिए मिशन मौसम, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को मंजूरी प्रदान किया है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भविष्यवाणी करने तथा उनसे निपटने की भारत की क्षमता में वृद्धि करना है। इसके तहत 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इनका क्रियान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत 3 प्रमुख संस्थाओं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र द्वारा जो है किया जाएगा। जल स्तर, हाल ही में इटली का सिसिली तट पर एक भयंकर तूफान आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तूफान जलस्तर था। विदित हो कि जलस्तर एक जल निकाय के ऊपर घूर्णनकारी हवा एवं धुंध का एक बड़ा स्तंभ है। यह बवंडर की तरह प्रतीत होता है, किंतु उससे जो है कमज़ोर होता है। यह आमतौर पर लगभग 5 से 10 मिनट तक रहता है। इसका व्यास औसतन लगभग 165 फीट का हो सकता है, जिसमें वायु की गति जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला है कि नीलकुरुंजी IUCN रेड लिस्ट में शामिल। देखिए हाल ही में नीलकुरुंजी को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो स्ट्रोबी लेंथेस कुंथियानस है। यह जो आपका एकैंथेसी परिवार की एक झाड़ी है जो केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के 16 जंगलों में जो है पाई जाती है। यह पश्चिमी घाट के अलावा जो है कर्नाटक में बेल्लारी जिले तथा पूर्वी घाट में सेवराय पहाड़ियों में भी पाई जाती है। नीलकुरुंजी के फूल 12 वर्ष में एक बार जो है खिलते हैं। अगला हमारा कि सलखन के अनूठे और अद्वितीय फॉसिल्स है ना, फॉसिल्स जीवाश्म को विश्व धरोहर घोषित होने का इंतजार है। दुनिया के सबसे पुराने इस फॉसिल्स को धरती पर जीवन की उत्पत्ति और उसके विकास का साक्ष्य माना जाता है। वर्ष 2002 में इसे अमूल्य धरोहर घोषित करते हुए संरक्षित किया गया था। सोनभद्र जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर सलखन में करीब 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मौजूद फॉसिल्स की उम्र जो है 140 करोड़ साल से भी अधिक जो है बताई जाती है। वर्ष 1933 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी खोज किया है। वर्ष 2002 में यह पार्क पहली बार चर्चा में आया था, यानी तब आया जब दुनिया भर में 42 वैज्ञानिक इस फॉसिल्स को देखने पहुंचे थे। अगला है बोर्नियर हाथी। देखिए हाल ही में बोर्नियर हाथी यानी एलिफस मैक्सिमस बोर्निसिस सबसे छोटी एशियाई हाथी उप प्रजाति को मानवीय गतिविधियों से होने वाले खतरों के कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची द्वारा जो है लुप्तप्राय के रूप में जो है आंका गया है। बोर्नियर हाथियों को पहली बार IUCN की लाल सूची में जो है एशियाई हाथियों की एक अलग उप प्रजाति के रूप में जो है आंका गया है। अगला है कि आइबेरियन लिंक्स है ना। देखिए जून 2024 में स्पेन और पुर्तगाल में पाई जाने वाली दुनिया की सबसे दुर्लभ बिल्लियों में से एक आइबेरियन लिंक्स यानी लिंक्स पार्डिनस की संरक्षण स्थिति अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में कमज़ोर से सुधरकर जो है लुप्तप्राय हो गई है, जो संरक्षण प्रयासों के माध्यम से इसकी आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। आइबेरियन लिंक्स की आबादी 2001 में 62 वयस्क नर से 2022 में 23 से बढ़कर जो है आपका 648 हो गई है। वर्तमान में लिंक्स यानी युवा और परिपक्व लिंक्स सहित की कुल आबादी जो है 2000 से अधिक होने का अनुमान है। हम्बोल्ट ग्लेशियर मई 2024 में वैज्ञानिकों ने वेनेजुएला के अंतिम ग्लेशियर हम्बोल्ट को बर्फीले मैदान के रूप में पुनः वर्गीकृत कर दिया है। इस प्रकार जो है आधुनिक इतिहास में वेनेजुएला संभवतः विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसके सभी ग्लेशियर जो है समाप्त हो गए हैं। देखिए ग्लेशियर मुख्यतः बर्फ़ के विशाल एवं भारी पिंड होते हैं जो भूमि पर सदियों से बर्फ़ के संचय से निर्मित होते हैं। कचरा बैग अनिवार्य। देखिए जुलाई 2024 में सिक्किम सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों के लिए बड़े कचरे के बैग ले जाने का जो है अनिवार्य कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और उचित अवशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इको लेबल
यदि किसी उत्पाद या सेवा के कुछ निश्चित पर्यावरणीय मानकों के विषय में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय रूप से सूचित करता है, यह उपभोक्ताओं को अधिक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है और पर्यावरणीय स्थिरता के पक्ष में व्यवहार को जो है बढ़ावा देता है। ग्रीन वाशिंग, देखिए ग्रीन वाशिंग से तात्पर्य जलवायु कार्रवाई में अनुचित व्यवहार के प्रयोग से है। कुछ निजी कंपनियां, निगम और कभी कभी देश भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों व कार्यों तथा इन कार्यों के प्रयासों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में वे भ्रामक जानकारी प्रदान करते हैं और असत्यापित दावे करते हैं। इस प्रक्रिया में किसी उत्पाद या नीति को वास्तविक से अधिक पर्यावरण अनुकूल या कम हानिकारक बताया जाना शामिल हो सकता है। इस शब्द का प्रयोग पहली बार जे वेस्टवेल्ड ने 1986 में किया था। विश्व का सबसे बड़ा जो है रिन्यूएबल एनर्जी पार्क अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले के खेबड़ा में विश्व का सबसे बड़ा जो है रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रही है। यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पार्क फ्रांस की राजधानी पेरिस के कुल आकार से करीब 5 गुना बड़ा है। इस खेबड़ा प्लांट की कुल क्षमता जो है 30 गीगावाट होगी। अडानी समूह की कंपनी में 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वर्तमान में इस पार्क से 2 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन किया जा रहा है। मार्च 2025 तक 4 गीगावाट क्षमता और जुड़ जाएगी। इसके बाद हर वर्ष 5 गीगावाट क्षमता जो है बढ़ाई जाएगी। आगे देख लेते हैं हम। ये आपका आखिरी पेज है। देखिए योजना, परियोजना, अभियान, पहल, कार्यक्रम। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए योजना का नाम, लॉन्च का समय और प्रगति विशेष। देखिए एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना, ये आपका नवंबर 2024 में आपका लॉन्च किया गया है। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना जो है अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल है ना, जर्नल प्रकाशन तक शोधकर्ताओं की देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह जो आपका योजना है वैश्विक अनुसंधान इकोसिस्टम में भारत को स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है, जो सरकारी संस्थाओं में सभी छात्रों, शिक्षकों व शोधकर्ताओं के लिए शोध कार्य को सरल बनाएगी। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना नवंबर 2024, इसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। महामारी निधि योजना या फिर परियोजना 25 अक्टूबर 2024, पशुधन से होने वाली जूनोटिक बीमारियों को कम करने के लिए जो है समस्त स्वास्थ्य कवरेज विकसित करना। अगला है तरुण प्लस अक्टूबर 2024, यह प्रधानमंत्री द्वारा जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शुरू किया गया एक नई श्रेणी है, जिसके तहत ऋण सीमा की 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक जो है कर दिया गया है। विदित हो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2015 में किया गया था। पीएम यशस्वी योजना 2022, यह केंद्र सरकार की एक छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना है। इसका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और विमुक्त जनजातियों के छात्रों को उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 15 अगस्त 2021, देखिए 12 अक्टूबर 2024 को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान योजना के लिए जो है वर्ष पूरे हुए हैं, जिसे 13 अक्टूबर 2021 को जो है शुरू किया गया था। पीएम पार्टनरशिप योजना अक्टूबर 2024, इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर एवं अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। पीएम ई ड्राइव योजना 29 सितंबर 2024, इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 सितंबर 2024, इस योजना के तहत जो है संबंध बस्तियों को 62,500 किलोमीटर की आलवेदर रोड प्रदान किया जाएगा। इसकी जो परियोजना है अवधि जो है 24 से 25, 28 से 29 है। एनपीएस वात्सल्य योजना 18 सितंबर 2024, यह केंद्र सरकार की आर्थिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष होने
पर पेंशन मिलनी शुरू होगी जब व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र में न्यूनतम 1000 रुपये इन्वेस्ट करके बैंक में खाता खोलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 105 तक हमने देख लिया है। अब आगे देखेंगे अगला हमारा टॉपिक क्या है। आगे देखेंगे आपका भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय देखेंगे, और ये जो है हम दृष्टि के कोई बुक से देखेंगे, क्योंकि इसमें देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो इसी बुक से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा। देखिए बंगाल के गवर्नर है ना, यहाँ से आपका जो है शुरू हो रहा है। कलर चेंज करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिख पाए। बंगाल के गवर्नर, इसको आराम से एक एक जितना भी बॉक्स दिया गया है पूरा को पढ़ेंगे हम। देखिए रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर के 60 तक और 1765 से लेकर 67 तक ये 2 बार बना था। देखिए इसके समय में देखेंगे तो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। ये जो आपका महत्वपूर्ण घटना है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उप दीवान नियुक्त बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सीताब राय तथा उड़ीसा के लिए जो है दुर्लभ राय की नियुक्ति किया गया था। बंगाल में द्वैत शासन का जनक जो है देखा जाए तो इसी के समय में हुआ था। श्वेत विद्रोह हुआ था इसी के समय में। 1765 में इलाहाबाद की संधियाँ अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ और सलामत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा जो है उमरा की उपाधि जो है दिया गया था इसी के समय में। क्लाइव ने सेना के 3 जो है केंद्रों की स्थापना की, इलाहाबाद, मुंगेर और बांकीपुर, पश्चिम बंगाल। अगला है वेंसी टाट 1760 से लेकर के 64 तक। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था और वेंसी टाट के समय में हुआ था। काटियर की बात करते हैं 1769 से 72 के समय में, और बंगाल में अकाल हुआ था 1770 में। वारेन हेस्टिंग 1772 से लेकर के 74। बंगाल का अंतिम गवर्नर जो है आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। बंगाल में 2 शासन को जो है समाप्त किया था आपका वारेन हेस्टिंग। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना भी किया गया था। अब आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल देखेंगे हम। देखिए वारेन हेस्टिंग 1774 से लेकर 85। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल जो है बनाया गया। 1781 का अधिनियम जो है इसके तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का जो है कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। नंद कुमार पर जो है अभियोग लगाकर फांसी यानी इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की जो है संज्ञा दिया जाता है। 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में जो है प्रथम मदरसा जो है स्थापित किया गया था। 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालाबाई की संधि। 1780 से 84 का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध व मंगलौर की संधि। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें परिषद सदस्यों की संख्या जो है 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। राजकीय कोषागार है ना, कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित हुआ। इजारेदारी प्रथा का आरंभ हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय में। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को जो है संहिताबद्ध किया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद जो है कराया गया। देसी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई गई। 1775 में आसफुद्दौला के साथ जो है फैजाबाद की संधि हुआ था। देखिए नोट दिया गया है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड बर्क द्वारा उसके ऊपर जो है महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया, परंतु 1795 में इसे जो है सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। चलिए अगला हमारा है लॉर्ड कार्निवालिस 1786 से 1793 और एक बार आपका 1805 में। तो जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में सौंप दिया गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। कार्निवालिस संहिता यानी कोड का निर्माण 1793, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। न्यायिक विभाग का राजस्व विभाग से पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया। 1790-92 में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर 4 सर्किट कोर्ट यानी कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना की स्थापना किया गया। बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति 1793 में आपका लागू हुआ। भारत में नागरिक सेवा का जनक प्रशासन व यूरोपीकरण तथा सिविल सेवा का सेवाएं जो है प्रारंभ किया गया था आपका कार्निवालिस के समय में। पुलिस व्यवस्था के जनक भी कार्निवालिस को ही माने जाते हैं या फिर मानते हैं हम लोग। एकमात्र गवर्नर जनरल जो है जिसकी उपाधि जो है भारत में गाजीपुर में स्थित है। सर जॉन शॉ 1793 से 98। 1793 का जो है चार्टर अधिनियम हस्तक्षेप की नीति अपनाई देशी राज्यों के प्रति
तटस्थता की नीति अपनाई, लेकिन अपवाद स्वरूप अवध के उत्तराधिकारी विषय पर जो है हस्तक्षेप किया। निजाम एवं मराठों के बीच जो है खुर्दा का लड़ाई जो 1795 में हुआ था। ठीक है, आते हैं लॉर्ड वेलेजली 1798 से 5। यह स्वयं को बंगाल का जो है शेर भी कहता था। सहायक संधि की नीति जो 1798 प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जो है 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर 1799, टीपू सुल्तान मारा गया था इसी के समय में। मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। बसिन की संधि जो है आपका 1802 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5। 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया, जो भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की पहली घटना जो है मानी जाती है। इसके अंतर्गत अब संपादक, मुद्रक व स्वामी का नाम स्पष्ट से छापना होता था और सभी प्रकार के तत्वों प्रकाशन सामग्री को सरकार के पास प्री सेंसरशिप हेतु जो है भेजना होता था। अगला कि लॉर्ड चेक के नेतृत्व में 1803 में अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और ऑक्टरलोनी लाल किले का पहला जो है ब्रिटिश रेजिडेंट बना। 1802 में एमिन्स की संधि के तहत जो है आपका पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को दे दिया गया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो 1800 में हुआ सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु किया गया, किंतु 1802 में इसको जो है बंद कर हेलबली में जो है प्रशिक्षण दिया गया। सर जॉर्ज बार्लो, जो इम्पोर्टेंट उसको हम देखेंगे, वैसे तो बहुत सारा है। ठीक है, बेलोर सिपाही जो आपका 1802 में हुआ था। अगला हमारा है लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13। रणजीत सिंह के साथ जो है अमृतसर की संधि अप्रैल 1809। सिंह यानी सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि। लॉर्ड हेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक। सुगौली की संधि 1816। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 तक। मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दिया गया। 1808 में ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ ने राजपूत रियासतों के साथ संधि किया। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदी कॉलेज की स्थापना किया। पिंडारियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा किया गया। रैतवाड़ी बंदोबस्त जो है 1820 लाहू मद्रास के गवर्नर टॉमस मुंद्रो द्वारा 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा जो है पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुआ। 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू बंगाल में हुआ था। आगे हमारा है लॉर्ड एमहर्स्ट। देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 तक और यानदबू की संधि 1826। 1824 में जो है बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। लॉर्ड विलियम बैटिंग 1828 से 33। देखिए, सती प्रथा परोग 1829। ठगी प्रथा का अंत 1830। कर्नल स्लीमैन ने ठगों के विरुद्ध जो है अभियान चलाया था। सरकारी सेवाओं में मतभेद यानी भेदभाव का अंत 1833 का चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार कर लिया गया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखा गया था। कार्निवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद किया गया और न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पर देसी भाषाओं को अपनाया गया। भारत के गवर्नर जनरल देखेंगे हम। देखिए, लॉर्ड विलियम बैटिंग 1833 से 35। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया। भारत का प्रथम की बात करते हैं तो जो गवर्नर जनरल था वो आपका विलियम बैटिंग था। अफीम के व्यापार को नियमित किया गया। अब यह केवल बम्बई में ही निर्यात किया जा सकती थी। आगरा प्रेसिडेंसी का 1834 में निर्माण किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा। कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय। लॉर्ड मेटकॉफ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42। भारत में शिक्षा एवं पश्चात चिकित्सा पद्धति का विकास। शेरशाह सूरी का मार्ग का नाम बदलकर जो है जीटी रोड रखा गया। 1838 में ऑकलैंड रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह सुजा के साथ जो है त्रिपक्षीय संधि। लॉर्ड एलन बरो 1842 से 44। ओल्ड मैन इन हरी उपनाम सिंध का विलय 1843। भारत में दास प्रथा का अंत जो है 1843 के अधिनियम 5 द्वारा। 1843 से 44 में ही देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना जो है प्रस्तुत किया गया। लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम 1844 से 48। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं लाहौर की जो संधि 1846। खोंड जनजाति के बीच प्रचलित नरबली प्रथा पर रोक।
लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49, पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय जो है 1849। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851 से 52 तथा लोअर बर्मा तथा पेगू का जो अधिग्रहण 1852। चार्ल्स वुड शिक्षा नीति 1854। व्यक्तिगत सिद्धांत लागू, इसके अलावा सतारा 1848, जैतपुर तथा संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856 का कंपनी साम्राज्य में विलय हुआ। 1855 में करौली का भी विलय किया गया, किंतु इसे जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दिया, अर्थात इसे जो है वापस लौटाना पड़ा। अवध का विलय आउटरम रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर जो है कर दिया गया। 1853 में मुंबई थाने या फिर थाना के बीच जो है प्रथम रेल चला था और 1854 में डाकघर अधिनियम पारित हुआ था और भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का जो है मसौदा तैयार किया गया था। और भी है, देखिए बोला गया कि सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा PWD है ना, PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना किया गया और इसी के तहत गंगा नहर का निर्माण हुआ तथा पंजाब में बारी द्वाब में 2 नहर का निर्माण हुआ। बंगाल के लिए इसने उप गवर्नर का पद सृजित किया। जो प्रदेश नए नए अधिग्रहित किए गए उन्हें जो है प्रत्यक्ष शासन में ले लिया गया, नॉन रेगुलेशन सिस्टम कहा गया। 1854 में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पेस आया, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसने मैकाले के टपकन पद्धति को त्याग दिया और प्रारंभिक शिक्षा देसी भाषा में देने की अनुशंसा के साथ ही स्त्री शिक्षा तथा निजी क्षेत्रों को भी शिक्षा में निवेश की अनुशंसा किया। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया और वहां एक सैन्य मुख्यालय भी गठित किया। डलहौजी को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से अलग कर एक नया विभाग बना दिया। सिक्किम को भी भारत में मिला लिया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 57। 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल 1857 जो है इसके समय में हुआ था विद्रोह। भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62। भारत का प्रथम वायसराय 1858 का भारत शासन अधिनियम कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सितंबर 1859 में नील विद्रोह, यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859, नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ तथा संपूर्ण देश में ही दंड संहिता जो है लागू हो गया था। भारत में पहली बार जो है आयकर लगाया गया, जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। लॉर्ड एल्गिन प्रथम, बहावी आंदोलन का दमन। लॉर्ड जॉन लॉरेंस, भूटान युद्ध 1865। इसी के समय में जो है उड़ीसा में सन 1866 में, बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 69 में भीषण अकाल पड़ा। कैंपबेल के नेतृत्व में यह अकाल जो है आपका आयोग की स्थापना हुआ। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति का पालन हुआ। 1865 में बम्बई, कलकत्ता व मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुआ। लॉर्ड मेयो 1869 से 72। भारतीय युवराजों के अध्ययन के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की गई। कृषि विभाग की स्थापना 1872 में भारत की जनगणना हुआ था। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया। पोर्ट ब्लेयर में जो है इसकी हत्या कर दी गई। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875 से 76। अलीगढ़ में सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की प्रोत्साहित किया गया। 1872 में पंजाब में जो है कुका विद्रोह का दमन हुआ था। आगे देखेंगे, देखिए लॉर्ड लिटन के बारे में देखेंगे तो यह आपको हो जाएगा 1876 से लेकर के 80। देखिए लिटन विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था तथा साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ नाम से जाना जाता था। 76 से 78 में भयंकर दुर्भिक्ष अकाल, जिसमें मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब बुरी तरह जो है प्रभावित हुआ। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की जो है नियुक्ति हुआ था। राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 पारित हुआ। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 पारित कर देसी भाषा के भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित करके शस्त्र रखने
एवं इसके व्यापार के लिए जो है साइंसेस लेना अनिवार्य जो है आपका, यानी लाइसेंस लेना जो है अनिवार्य कर दिया गया। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80, इसने जो है सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु जो है 21 से घटाकर जो है आपका 19 वर्ष कर दिया था लॉर्ड लिटन ने। अब आते हैं लॉर्ड रिपन, भारत में स्वशासन का जनक 1880 से 84। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कांग्रेस अधिवेशन में कहा कि रिपन भारतीय वायसरॉय में से सबसे अधिक लोकप्रिय था। अफगानिस्तान में संधि 1881, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में रद्द, श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया, मैसूर के शासन को गद्दी की वापसी 1881, वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण, स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की नियुक्ति 1882, जिसे 1854 के बाद देश में शिक्षा की दिशा में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर किए गए सुधार व प्रयासों का समीक्षा करनी थी। इल्बर्ट बिल विवाद 1883-84, नियमित जनगणना की जो शुरुआत 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की भी संज्ञा दिया था। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध तथा बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 पारित हुआ। नागरिक सेवा के विकास के लिए एसिचन आयोग का, यानी एसिचन आयोग जो है भारत आया। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94, दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 पारित हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अस्तित्व में आया। डुरंड आयोग की स्थापना, भारत अफगानिस्तान सीमा निर्धारण। 1891 में समस्त आयु विवाह अधिनियम पारित हुआ। 1893 में अफीम आयोग का गठन। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 98, इसने घोषणा किया है कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता और तलवार के बल पर ही इसे जो है अधीन रखेंगे। पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन। 1895 में भारतीय व्यय की जांच के लिए वेल्बी आयोग का गठन। लॉर्ड कर्जन देखेंगे 1899 से 1905, भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय रोनाल्ड से ने कर्जन की जीवनी लिखी। कर्जन के कार्यों को आधार बताते हुए गोखले ने इनको जो है आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है। केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत 1899 में भारतीय टंकड़ व पत्र मुद्रा अधिनियम के द्वारा पाउंड को भारत में मान्य घोषित किया गया। 1 पाउंड बराबर 15 रुपया। 1900 में पंजाब भूमि अन्यायक्रमण एक्ट पारित किए, जिसमें किसानों की भूमि गैर कृषकों के पास न पाए। 1901 में भारत में पहली बार जातिगत आधार पर गणना किया गया। 1903 में पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना किया गया। कर्जन 1903 में फारस गया और फारस अफगान झगड़े को सुलझाने के लिए मैकमोहन को नियुक्त किया गया। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पारित कर सरकारी नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया। पुलिस प्रशासन के सुधार हेतु एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया। सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 तथा विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904। मानक्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की नियुक्ति किया गया। उद्योग व वाणिज्य विभाग की स्थापना। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक आकार आयोग का गठन। तिब्बत यंग हस्बैंड मिशन 1903 से 4। 1905 में बंगाल विभाजन। मुख्य सेनापति किचनर से विवाद के कारण जो है कर्जन ने अगस्त 1905 में त्यागपत्र दे दिया। कर्जन ऐसा वायसराय था जो अत्यधिक केंद्रीकरण व निरंकुश शासन का हिमायती था। भारत की शिक्षा व्यापार पर चोट करते हुए उसने कहा कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी डिग्री नहीं मिलेगी। कलकत्ता नगरपालिका की स्थिति पर व्यक्त करते हुए इसने कहा कि मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा। कांग्रेस पर वह व्यंग करते हुए कहा कि कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, बंग भंग विरोधी तथा स्वदेशी आंदोलन दबाने का प्रयास। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। खुदीराम बोस को फांसी, बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह,
के आरोप में 6 वर्ष का कारावास 1908, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अथवा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पारित, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907, 1908 का सामाजिक पत्र अधिनियम पारित किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य एस.पी. सिन्हा की नियुक्ति हुआ। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16। बंगाल विभाजन रद्द, भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में आयोजन, 1912 में एस्टिंगटन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने नागरिक सेवाओं में 25% भारतीयों की नियुक्ति की बात कही। 1913 में शिक्षा संकल्प प्रस्ताव लाया गया, जिसके तरह सरकार ने भारत में अशिक्षा को समाप्त करने का दायित्व किया। 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। मदन मोहन मालवीय द्वारा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915, मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21। होम रूल लीग की स्थापना 1916, कांग्रेस का खिलाफत अधिवेशन 1916, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ अधिवेशन 1916, साबरमती आश्रम की स्थापना 1917, बंगाल यानी चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद में प्रथम सत्याग्रह सत्याग्रह आपका 1918, जो आपका खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा 1918, माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड की घोषणा 1917, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1919, रोलेक्ट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ये सब इसी के समय में हुआ था। प्रांतों में 2 शासन आपका इसी के समय में हुआ था। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन 1920, पूना में डी के कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916, सैडलर कमीशन की नियुक्ति 1917, जिसमें 2 भारतीय सर आशुतोष मुखर्जी व जियाउद्दीन अहमद थे। एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। बाल गंगाधर की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में ही हुआ था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। चौरी चौरा प्रकरण 5 फरवरी 1922 के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। एकमात्र यहूदी वायसराय, केरल का मोपला विद्रोह 1921, 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रोलेक्ट एक्ट की वापसी, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, काकोरी ट्रेन डकैती 1925, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926, C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, ICS की परीक्षा दिल्ली व लंदन में एक साथ कराने का निर्णय 1923, अकाली आंदोलन का गुरुद्वारा एक्ट, एकवर्थ समिति का गठन किया गया और इसके अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। पहला पृथक रेल बजट 1924-25 में पृथक या फिर प्रस्तुत किया गया। देखिए सैन्य सुधारों है ना, सैन्य सुधारों के लिए सैंडहर्ट की अध्यक्षता में समिति गठित हुई। इसमें मोतीलाल नेहरू भारतीय सदस्य बने। 1924 में ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश किया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विचार किए गए कि सांविधिक लोक सेवा आयोग की स्थापना बिना किसी देर की जाए। लॉर्ड इरविन 1926 से 31। देखिए साइमन कमीशन भारत आगमन 1928, जिसका भारतीय द्वारा तीव्र विरोध किया गया। कांग्रेस के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट 1928, देशी रियासतों के संबंध में हार्टोंग बटलर समिति को नियुक्ति 1927, लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या, दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929, लाहौर षड्यंत्र केस तथा लंबे उपवास के कारण जतीन दास की मृत्यु 1929, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929, कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन का गठन तथा इसकी अनुशंसा पर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 की स्थापना। 1926 में प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित जिसमें हड़ताल को वैध माना गया। 1 अप्रैल 1930 को शारदा अधिनियम लागू हुआ। विवाह की उम्र लड़कों के लिए 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 14 वर्ष। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ, दांडी यात्रा 1930। जिसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस का द्वारा बहिष्कार 1930 हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित और कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय हो जाएगा। आते हैं अगला हम देखेंगे। आगे है लॉर्ड वेलिंगटन 31 से लेकर के 36। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, जिसमें कांग्रेस ने गांधी का एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर भाग लिया। 1932 में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना देहरादून। 1932 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजी मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। पूना पैक्ट 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932।
भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। लॉर्ड लिनलिथगो 3644। प्रांतीय चुनाव 3637। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। द्वितीय विश्व युद्ध 1939। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों का त्यागपत्र 1939। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस बने। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन पृथक पाकिस्तान की मांग 1940। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन 1941। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943। 8 अगस्त 1940 को वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया गया था। गांधी जी द्वारा जो है पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ 1940। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943। बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47। श्री राजगोपालाचारी द्वारा CR फार्मूला प्रस्तुत किया गया। 1944 में गांधी जिन्ना की वार्ता असफल। 1944 वेवेल योजना व शिमला सम्मेलन 1945। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त 1945। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946। मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। कांग्रेस द्वारा अंतिम सरकार की स्थापना सितंबर 1946। इस सरकार के अध्यक्ष जो है वेवेल का उपाध्यक्ष नेहरू बने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा 20 फरवरी 1947। लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 से जून 48 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय। भारत विभाजन के संदर्भ में पहले बाल्कन प्लान को विचार दिया किंतु इसे नहीं स्वीकार किया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 और 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी की हत्या। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो यहाँ से देखिए आपका समाप्त हो जाता है। तो पूरा आप लोगों ने देखा होगा। थोड़ा सा देखिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा फास्ट बोलने में कहीं मिस्टेक हो रहा है, तो बाकी आप सभी लोग के लिए कोशिश करें कि सही तरीके से और पूरा प्रोवाइड करा पाएँ। दोस्तों अगला हमारा देखेंगे तो ये आपका संविधान का भाग 4 का क यानी मूल कर्तव्य हमको पढ़ना है। तो ये मूल कर्तव्य का हमको जो है होमवर्क मिला है पढ़ने के लिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए मूल कर्तव्य यानी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी स्थान प्राप्त है, क्योंकि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। अंततः यह एक दूसरे के पूरक हैं। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में मूल अधिकार तो हैं, लेकिन मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं है। इसका प्रमुख उदाहरण जो है अमेरिकी संविधान। साम्यवादी देशों में मूल कर्तव्यों को घोषणा की परंपरा दिखाई पड़ती है। उदाहरण स्वरूप देखेंगे तो भूतपूर्व सोवियत संघ। संवैधानिक उपबंध। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा किया गया। तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित समिति ने सुझाव दिया कि मूलाधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य का भी होना चाहिए। इस समिति की अनुशंसा पर ही 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 के बाद भाग 4 का क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत जो है 10 मूल कर्तव्यों को भी सूची का जो है समावेश किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की माता पिता संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। भारत में मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि देखिए संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजित रखे और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करे।
पांचवा की बात करते हैं तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रवेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका जो है परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्रा के प्रति जो है दयाभाव रखे। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नौवां की बात करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11, माता पिता या संरक्षण का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। मूल कर्तव्यों की परिवर्तनीयता। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं कराए जा सकते हैं, अर्थात किसी नागरिक द्वारा अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा हो तो न्यायालय द्वारा जो उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टि से यह नीति निर्देशक तत्वों से समानता रखते हैं। यही कारण है कि कभी कभी व्यंग्यात्मक लहजे से मूल कर्तव्यों को निरर्थक घोषणाएं भी कह दिया जाता है। हालांकि कई मामलों में न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि जिस तरह मूल अधिकार संविधान को समझने के लिए मूलभूत महत्व के हैं, वैसे ही मूल कर्तव्य भी हैं। भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में वर्मा समिति 1999 गठित किया गया। इस समिति द्वारा जो है प्रस्तुत रिपोर्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 138 ऐसे निर्णय की सूची प्रस्तुत किया गया है जिनमें पर्यावरण के संरक्षण को एक मुख्य आधार बनाया गया है। इसका मतलब है कि पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य सिर्फ सरकार का न होकर प्रत्येक व्यक्ति का भी है और उसके अधिकारों पर इस दृष्टि से सीमाएं आरोपित किया जा सकती है। मूल कर्तव्य के संदर्भ में किए गए सरकारी प्रयास। न्यायालयों के साथ साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा कई ऐसे नियम और कानून बनाए गए हैं जो मूल कर्तव्यों को लागू करते हैं। इनमें से कुछ नियम और कानून मूल कर्तव्यों के संविधान में शामिल होने से पहले ही लागू है, जबकि कुछ बाद में बनाए गए। वर्मा समिति ने कई उदाहरणों की चर्चा भी किया है। अनुच्छेद 51 के क में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है। इससे भारतीय निर्देश भारतीय ध्वज संहिता 2002 में शामिल है। भारतीय संविधान राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज आदि के अपमान पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 51 के क राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। और राज्य द्वारा जो है कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जो इन कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाते हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना और अपराध की श्रेणी में रखा गया और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा यह जो है व्यवस्था किया गया है। यदि कोई व्यक्ति धर्म, जातीय, नस्ली या भाषाई आधारों पर नफरत फैलाता है तो इन आधारों पर वोट मांगता है तो संसदीय या फिर राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु उसे जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल कर्तव्यों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इसके अनुसार सिनेमा हॉल में फिल्म की शुरुआत में राष्ट्रीय गान का प्रसारण और वहां उपस्थित सभी लोग द्वारा उसके सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य है। राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य है। नोट: बाद में 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही उक्त निर्णय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। विदित हो कि संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया तथा भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित जो है प्रावधान किए गए हैं। मूल कर्तव्य का महत्व। देखिए, एक सचेतक के रूप में नागरिकों को अपने देश, समाज तथा लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखने में मदद करता है। नागरिकों में अनुशासन व प्रतिबद्धता का भाव जागृत करते हैं। राष्ट्र प्रेम, त्याग, सेवा एवं बलिदान की भावना पैदा करते हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए
महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी कार्यों पर विरोध करने की भावना का विस्तार मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू होते हैं और उनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उसे जो है उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। मूल कर्तव्य के संवैधानिक प्रावधान के कारण मूल अधिकार व मूल कर्तव्यों में संतुलन जो है स्थापित होता है। तो ये भी आपका देखिए समाप्त होता है। आगे देखेंगे, अब देखेंगे हम जियोग्राफी से देखेंगे भारत का। देखिए भारत का खनिज संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए मानव के लिए ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मानव सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करता है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, देखिए वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग मानव प्राचीन काल में परंपरागत ढंग से करता हुआ आ रहा है उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, गोबर इत्यादि। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, नए नवाचारों से खोजे गए ऊर्जा स्रोत का प्रयोग जो मानव के द्वारा किया जाता है उसे जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि। सतत उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वैसी ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग दोबारा किया जा सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वैसी ऊर्जा स्रोत जिसका प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाता है, जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम इत्यादि। पवन ऊर्जा, पवन चक्कियों का प्रयोग कर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, वही प्रथम, द्वितीय और तीसरा स्थान क्रमशः चीन, अमेरिका और जर्मनी का है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है तमिलनाडु राज्य का है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं तो संस्थान जो है चेन्नई में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित मप्पलडम पवन ऊर्जा केंद्र है। मपदंड। आते हैं ज्वारीय ऊर्जा। देखिए समुद्र तटीय क्षेत्र में ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है। ज्वारीय जल में विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है, इससे प्रदूषण नगण्य होता है। भारत में विशेषकर ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी वाले इलाकों में होता है। अगला है कि जल विद्युत ऊर्जा। बहते हुए जल को बांध बनाकर रोका जाता है और टरबाइन का नाम संयंत्र का प्रयोग कर उस जल से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसे जो है जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो है जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1987 में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। इसके बाद 1902 में कावेरी नदी पर जो है शिव समुद्र में जो है स्थापित किया गया है। भारत में विद्युत ऊर्जा केंद्र का परिचालन जो है NHPC इंटरनेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन नामक संस्था के द्वारा जो है किया जाता है। इसका स्थापना जो 1975 में हुआ था। देखिए सलाल और उरी केंद्र राज्य की बात करते हैं जम्मू कश्मीर, चमेरा और बौरासियल हिमाचल प्रदेश, टनकपुर उत्तराखंड, रंगीत सिक्किम, लोकटक मणिपुर और झज्जर हरियाणा हो जाएगा। लिखा गया है दुलहरती और सेवा जम्मू कश्मीर, धौलीगंगा उत्तराखंड, पार्वती हिमाचल प्रदेश, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, तीस्ता जो है पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सौर ऊर्जा। देखिए सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा से नगण्य प्रदूषण होता है। बारिश के समय इसका उपयोग कर पाना जो है संभव नहीं रह जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भंडला सोलर पार्क है, जो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। वही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क शक्ति स्थल है, जो कर्नाटक में स्थित है। सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य आपका कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश के झांसी का रामपुरा गांव और सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने वाला भारत का पहला गांव है। सौर तालाब परियोजना गुजरात के भुज में स्थापित किया गया है। भारत और फ्रांस के सहयोग से हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी में सौर ऊर्जा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन चीन करता है, वही भारत का स्थान जो है 5वां है। जैव ऊर्जा का बायोगैस ऊर्जा कृषि उत्पाद जैसे धान की भूसी, गन्ने की खोई और प्राकृतिक वनस्पति जैसे जेट्रोफा एवं
शहरों के अवशिष्ट पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। जेट्रोफा की सहायता से बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। भारत का प्रथम बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में स्थापित किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो है आपका जैव ऊर्जा का उत्पादन क्षमता जो उत्पादन है महाराष्ट्र राज्य में है। भूतापीय ऊर्जा केंद्र देखिए पूगा घाटी लद्दाख, मणिकरण ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश, तपोवन उत्तराखंड, सूरजकुंड झारखंड, तातापानी छत्तीसगढ़, तप्तपानी मध्य प्रदेश और पश्चिमी घाट जो है महाराष्ट्र और गुजरात हो जाएगा। नर्मदा नदी, सोन नदी, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में भी भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा, परमाणु खनिज जैसे यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम, थोरियम इत्यादि से प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। उन्हीं के दिशा निर्देशों में 1948 में परमाणु ऊर्जा विभाग का निर्माण हुआ है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थापित तारापुर स्थापित ऊर्जा केंद्र है, जिसका गठन अमेरिका की सहायता से किया गया है। देखिए कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, जैतापुर और तारापुर जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। काकरापारा गुजरात, रावरभाटा जो है हो जाएगा राजस्थान। जो आपका नरौरा है आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस, भारत में टर्सरी युग की अवसादी चट्टानों में प्राकृतिक गैस और खनिज तेल पाया जाता है। अवसादी चट्टानों के ऊपरी भाग में प्राकृतिक गैस, मध्य भाग में खनिज तेल तथा निचले भाग में जल पाया जाता है। खनिज तेल में 90% हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन के 70% भाग में तेल और 30% भाग में प्राकृतिक गैस निकाला जाता है। भारत में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का अन्वेषण ओएनजीसी और ऑयल नामक संस्था के द्वारा जो है किया जाता है। ओएनजीसी का गठन जो है 1956 में हुआ था, जबकि ऑयल का गठन जो है 1959 में हुआ है। भारत में प्रथम तेल परिशोधनशाला का गठन जो 1901 में असम के डिगबोई में हुआ है। स्वतंत्र भारत का प्रथम तेल परिशोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित हुआ था। भारत के प्रथम तेल कुआं 1867 में असम के माकुम क्षेत्र में खोजा गया, लेकिन सर्वप्रथम तेल कुआं का जो खुदाई है 1889 में किया गया, असम के डिगबोई क्षेत्र में हुआ था। भारत के प्रथम प्रमुख तेल संस्थान जिससे असम का डिगबोई, सुरमा घाटी, नाहरकटिया अरुणाचल प्रदेश, खारसंग निगुरु क्षेत्र नागालैंड, बोरहुल्ला क्षेत्र गुजरात, अंकलेश्वर, खंभात, कलोल, मेहसाना, कोसांबा, सानंद और आलियाबेट और लुनेज महाराष्ट्र का हो जाएगा। मुंबई हाट तट बेसिन, पन्ना मुक्ता क्षेत्र राजस्थान, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। उपयुक्त तेल क्षेत्र के अलावा भारत के ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, कृष्णा नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, कावेरी नदी घाटी बेसिन से भी खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडारण पूर्वी अपतट तथा सर्वाधिक उत्पादन असम राज्य के द्वारा जो है किया जाता है। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का भंडारण असम राज्य में तथा सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में जो है राजस्थान राज्य के द्वारा जो है किया जाता है। यहाँ पर देखिए भारत के प्रमुख तेल परिशोधनशाला है ना, परिशोधनशाला जामनगर और कोयली गुजरात, मथुरा उत्तर प्रदेश, बरौनी बिहार, मंगलुरु कर्नाटक, भटिंडा पंजाब, नुमालीगढ़ असम, तातीपाका आंध्र प्रदेश, वीना मध्य प्रदेश, बदीनर गुजरात आपका हो जाएगा। आगे आपका है कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन होता है क्योंकि या फिर लेकिन भारत की जितनी आवश्यकता है उतना उत्पादन नहीं होता है, इसलिए भारत पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर आयात पर निर्भर करता है। भारत में विद्युत उत्पादन के लिए जो है एनटीपीसी को जो जाना जाता है, इसका गठन जो 1975 में हुआ था। कोयला, इससे जो है ऊष्मा एवं प्रकाश की प्राप्ति होती है। एनटीपीसी में कोयला का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। कोयला को काला सोना उद्योग की रोटी उद्योग को जननी भी कहा जाता है। कोयला मुख्यतः जो है 4 प्रकार का होता है। जिस कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक होती है उसे जो है उत्तम कोटि का माना जाता है। पिट्स कोयला, यह प्राथमिक कोयला माना जाता है। इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। इसमें कार्बन 40% से भी कम पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला, यह कोयला में कार्बन की मात्रा 40 से 50% होता है। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। यह कोयला मुख्यतः तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, केरल और गुजरात में पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला, भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है।
यह यानी इस कोयला में 50 से 80% तक कार्बन होता है। यह कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान में पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला, यह सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। इसमें 80 से 95% कार्बन पाया जाता है। यह कोयला मुख्यतः जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है। भारत में निम्न नदी घाटियों में कोयला पाया जाता है, जैसे दामोदर नदी घाटी, महानदी, गोदावरी और सोन नदी घाटी हो जाएगा। सबसे अधिक कोयला दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। झारखंड का झरिया सबसे अधिक कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। कोयला भंडारण के दृष्टिकोण से 3 बड़े राज्य, जैसे आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से 3 बड़े राज्य, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। कोयला पर आधारित एनटीपीसी केंद्र बाढ़, बिहार, पटना, कहलगांव, भागलपुर, बदरपुर, दिल्ली, फरक्का, पश्चिम बंगाल, कोरबा, छत्तीसगढ़, रामागुंडम, तेलंगाना, रिहंद, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और दादरी और टांडा, उत्तर प्रदेश, हिमाद्री, आंध्र प्रदेश, खड़गांव, मध्य प्रदेश, बोगाई, असम, तलचर, उड़ीसा, दलीपाटी, उड़ीसा, सीपत, छत्तीसगढ़, मौदा, महाराष्ट्र, बरौनी, बिहार हो जाएगा। खनिज संसाधन, प्रकृति में पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिसमें अपना रासायनिक और भौतिक गुण मौजूद हो तथा जिसे उत्खनन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता हो, उसे खनिज कहलाता है। खनिज को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्न हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन इत्यादि। अधात्विक खनिज विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्न, जैसे चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि। नोट: भारत में सबसे अधिक खनिज संसाधन प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। भारत में पाए जाने वाले खनिज संसाधनों को 4 पेटी में बांटा गया है। उत्तर पूर्वी पेटी, उत्तरी पश्चिमी पेटी या अरावली पेटी, मध्यवर्ती पेटी, दक्षिणी पश्चिमी पेटी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक खनिज संसाधन उत्तरी पूर्वी पेटी में पाया जाता है। छोटानागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र खनिज संसाधन से समृद्ध है। धारवाड़ क्रम का चट्टान धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से भी आपका देखिए दोस्तों जो है समाप्त होता है। आगे देखते हैं।